साथियों, मेवाड़ इंस्टीट्यूट में जो दिल्ली में ही है, गाजियाबाद के आसपास पड़ता है, वहाँ पे श्री बजरंग मुनि जी ने एक जन संवाद रखा था और उसका टॉपिक था हमारा संविधान और उसमें खो गई हमारी संप्रभुता। ये बारे में टॉपिक था। वहाँ कई प्रोफेसर और बड़े बड़े पदों पर कार्य कर रहे और कर चुके लोग जो हैं वो वहाँ अपना व्याख्यान देने आए थे। 6-7 लोग थे, जिनमें एक बजरंग मुनि जी भी थे और मुझे भी वहाँ पे बुलाया गया था। तो मैं भी एक वक्ता के रूप में वहाँ था आज इस टॉपिक पर। तो ये मैंने वहाँ पूरा रिकॉर्ड कर लिया वो, और आप वहाँ सुन सकेंगे कि जो प्रोफेसर्स हैं, जो पॉलिटिक्स के प्रोफेसर्स हैं, जो संविधान के है ना, इनके प्रोफेसर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इस प्रकार के विभिन्न लोग किस तरह से सोचते हैं देश के बारे में, दुनिया के बारे में, है ना, क्या सही है क्या गलत है, आज तक जो हो रहा है उसमें क्या गलत है, उसमें क्या सही हो सकता है। इस तरह की वहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कहीं, किन्हीं को अधिक समय मिला, किन्हीं को कम समय मिला। तो ये एक पूरी परिचर्चा है। परिचर्चा तो 2.5 घंटे के आसपास की है, लेकिन मैं इसको आपको 2 भाग में दूंगा ताकि आपको देखने में भी आसानी रहे, और मेरा जो भाग है वो दूसरे भाग में आएगा। तो पहले भाग में तकरीबन 3-4 वक्ताओं का आएगा, और फिर दूसरे भाग में भी 3-4 वक्ता हैं, जिसमें मैं दूसरे भाग में हूँ, सेकंड लास्ट। और तो उसमें कई ऐसे वक्ता रहे, एक जीतन बजाज जी थे, राय साहब जो दूसरे वाले पार्ट में आएंगे, पहले वाले पार्ट में बजरंग मुनि जी, है ना, और GSN एक गुप्ता जी भी हैं वो। तो इस प्रकार के कई कई प्रोफेसर हैं। जब आप देखेंगे सुनेंगे तो आपकी नॉलेज में थोड़ा इजाफा भी होगा, आपको समझ में भी आएगा कि जो उसमें कुछ एकेडमिक भी लोग हैं, तो एकेडमिक जो लोग हैं वो कैसे सोचते हैं इस दीन दुनिया के बारे में, और क्या विजन है उनके अंदर भविष्य की दुनिया का, भविष्य की व्यवस्था का। इस तरह की बातें आपको ये चर्चा सुनने से समझ में आएगी। और मैंने इसमें चूंकि संविधान का यही था कि संविधान में खो गई संप्रभुता, तो किस कारण से खो गई, कारण सभी लोग बता रहे हैं, मैंने भी बताया। जब तक हम जैसा जीना चाह रहे हैं वैसा नहीं जी पाएंगे तो हमारे किस काम का कोई भी संविधान या कुछ भी, कोई भी तंत्र किस काम का है। आखिर सारे तंत्र होते तो इसी बात के लिए है ना, कि जिनके लिए हैं वो संतुष्टि पूर्वक जीवन जी सके। तो वो कैसे हो सकता है, एक झलक मैंने वहाँ पे मुझे 10 मिनट के आसपास मिला, तो मैंने वहाँ पे रखा। आप उसको देखिएगा, दूसरे भाग में आएगा। पहले भाग आप उसको देखिए और सारा ही देखिए, अगर आपको ये ऐसे समझना है तो, क्योंकि वहाँ कई उम्र के लोग थे, 40-45 की उम्र के लोग भी, 50-55-60 की उम्र के भी, और 80-85 साल की उम्र के भी लोग थे वक्ताओं में। तो इतना वेरिएशन आपको ऐसा समझ में आएगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी में क्या अंतर आते हैं। आज जो 80 साल के हैं, 85 साल के हैं, वो किस तरह से सोचते हैं, आज जो 50-60 साल के हैं वो किस तरह से सोचते हैं, है ना। तो इस तरह, और तो बहुत ज़्यादा छोटी उम्र के तो वहाँ नहीं थे, मेरे ख्याल से 35, मैं 50 का हूँ, और कोई शायद 1-8 साल छोटे वगैरह रहे होंगे, तो बाकी सब इससे ऊपर ही थे। तो ये चीज़ है, और उसमें सब अपना अलग अलग व्यू दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि संविधान बदलना ही चाहिए, कोई कह रहा है कि नहीं नहीं संविधान तो बिल्कुल ठीक है, चलाने वाले ठीक होने चाहिए। अब कैसे होंगे वो आप देखिएगा कि बता पाते हैं नहीं बता पाते, उनके पास कोई इसका
कोई सॉल्यूशन है कि नहीं है, कोई समाधान है कि नहीं है ना। बजरंग मुनि जी भी अपनी बात रख रहे हैं और उन्होंने काफी कई सटीक परिभाषाएं दी। कोई कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज तो होना ही चाहिए। सराय साहब कह रहे हैं कि संविधान तो नहीं बदलना चाहिए, संविधान तो यही रहना चाहिए, पर इसमें कई सारे अमेंडमेंट ठीक ठाक होने चाहिए। तो वहां लगभग एक आध को छोड़ के सभी लोग संविधान में अमेंडमेंट या बदलाव के पुरोधा थे, उसका समर्थन कर रहे थे। तो इस तरह का है। तो मुझे आशा है कि आप इन दोनों पार्ट को देखेंगे तो आपके ज्ञान में, आपकी समझ में काफ़ी कुछ वृद्धि होगी और दूसरों के सामने आप कैसे बात रखें उसमें आपको लाभ मिलेगा इससे। और इसमें मैं टाइमलाइन डाल दूंगा ताकि आप अलग अलग से भी देख सकते हैं कि उन प्रोफेसर ने का टाइमलाइन इतना है, दूसरे का इतना टाइमलाइन है। तो ये टाइमलाइन भी मैं दोनों पार्ट में आपको उसमें डाल दूंगा, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आप सेलेक्ट करके भी देख सकते हैं, अगर आपको सेलेक्टिव देखना है तो। और सारा ही देखना है तो ज़्यादा अच्छा है, मैं तो कहूँगा कि क्रम से देखें, सारा देखें। और उसके बाद भी कभी कभी आप सेलेक्टिव भी देख सकते हैं, किन्हीं का आपको ज़्यादा पसंद आए तो वहाँ टाइम लाइन भी उसमें डला होगा और उनके नाम भी डले होंगे। मेरा नाम विजय वर्मा है, राइट। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, दयाल सिंह कॉलेज, लोधी रोड पे, उसी में मैं सीनियर प्रोफेसर हूँ पॉलिटिकल साइंस का। ये मुनि जी हमारे शिक्षक रहे, प्रोफेसर एसएन सिंह जी, और मंच पे जितने भी आसीन लोग हैं तथा आप जो भी इस सभागार में बैठे हुए हैं, सबको अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ एक दिक्कत ये है कि मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ, पहली बात। दूसरी दिक्कत ये है कि उसके बाद मैंने लॉ भी किया है। तो सच कहूँ तो ना मुझे पॉलिटिकल साइंस ठीक से आता है और ना ठीक से लॉ आता है। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि दोनों की मिश्रित समझ थोड़ी सी है। तो शायद मैं जो बात कहूँ लिख से थोड़ा हटकर हो, क्योंकि पॉलिटिक्स और लॉ दोनों अलग अलग दिशा में जाती है। एक प्योरली कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है जो थ्योरेटिकल भी है, रोल आइडियल भी है, एक वैल्यू भी है, और जो होना चाहिए उसकी बात करता है। तो ये तो लॉ का प्रीमाइस है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के टीचर के रूप में जब मैं बात करता हूँ तो मैंने जब भी पढ़ाया है, और मैं इवन हायर लेवल पे भी पढ़ाता हूँ, मैंने यही कहा है कि मैं उस सब्जेक्ट का प्रोफेसर या टीचर हूँ जिसमें प्रपंच के अलावा और कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, यानी जो धरती पे रियली में होता है। तो दिक्कत यहाँ पे है कि जो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है मैं वो भी देख सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और दूसरा रियलिटी में जो होना चाहिए वो भी मैं देख सकता हूँ। और शायद यही मेरी समस्या है, मेरी चुनौती है, और मेरे वक्तव्य की खूबसूरती भी यही होगी कि मैं उस थ्योरी और प्रैक्टिस के जो गैप है, जो डायकोटोमी है, जो विरोधाभास है, उसको मैं सामने रख सकूं। विषय है भारत का संविधान और उसमें खो गई संप्रभुता तलाशती देश की जनता, राइट। थोड़ा सा मैं इस पे बोलना चाहूँगा। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही सारी पढ़ाई की। मैं ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। वो टाइम पीरियड था 1986 to 89। हम जब उस समय इस टॉपिक को पढ़ते थे, संप्रभुता या सॉवरेंटी या प्रभुसत्ता, जो भी वर्ड आप यूज करते हैं, तो हमें ऐसा लगता था और टीचर द्वारा भी यही पढ़ाया जाता था कि सॉवरेंटी बहुत बड़ी ताकत है। देश जो है ना, आज़ाद हो चुका है और हमारा जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन जो भी बॉडी है, दे आर कैपेबल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन। कोई उसमें प्रेशर काम थोड़ा बहुत करता हो, लेकिन हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार डिसीजन लेते हैं, ले सकते हैं। ये हमें पढ़ाया गया था।
लेकिन आज जब मैं खुद एक स्टूडेंट से टीचर हो चुका हूं और मुझे भी जब इस सब्जेक्ट का सॉवरेनिटी वर्ड का रेफरेंस देना होता है, तो मुझे कहीं ये लगता है कि जो सरकार है, जिससे मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार है, हमारे लोक कल्याण के लिए बहुत कुछ करे, तो एक पक्ष तो ये है कि आपकी चुनी हुई सरकार है, तो आप उम्मीद करते हैं और आपको करनी चाहिए कि हमारे लिए करे, बेसिक एजुकेशन में करे। और शायद जब ये सरकार में चुनने से पहले जब इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो ये नेता आपको बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको करना होता है क्योंकि उसी पे आप वोट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सॉवरेनिटी की मेरी समझ थोड़ी अलग है। देखिए 2000 के बाद की दुनिया, खासकर 1990 के बाद की जो दुनिया है, बहुत बदल चुकी है। मैं अगर ये सवाल उठाऊं कि सरकार मार्केट चलाती है या मार्केट सरकार चलाती है, तो एक विचारणीय शब्द होगा। मेरी नज़र में दुनिया ग्लोबलाइजेशन के बाद इतनी बदल चुकी है, जिसको LPG आप कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, कि मेरे लिए ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सवाल होगा ये आंसर करने के लिए कि सरकार का ज़्यादा प्रभाव मार्केट के ऊपर है या मार्केट का पूरा प्रभाव सरकार के ऊपर है। ये आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी ने दुनिया बदल दी है, टेलीकम्युनिकेशन ने दुनिया बदल दी है, ट्रैवलिंग का ओवर फास्ट हो जाना इसने दुनिया बदल दी है, बिल्कुल बदल दी है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का जो रोल है, मार्केट का जो रोल है, कई ऐसे चीज़ें जहां सरकार हैंडीकैप है, कुछ नहीं कर सकती या बहुत लिमिटेड उसके रोल होते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आतंकवाद एक इशू है, सरकार उसमें क्या कर सकती है जब तक कि वो बहुत कोऑर्डिनेट ना कर पाए। अरे भाई, टेररिस्ट जो होते हैं 20 देश के होते हैं, 10 देश में वो ट्रेनिंग करते हैं, फंडिंग अलग 15 देश से आता है, बम पटकना हो तो एक साथ 5 देश में पटकते हैं। तो अनलेस की इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन हो, आप नेशनल लेवल पे कि हम सोवरेन देश हैं, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। मार्केट आपके कंट्रोल में है क्या? बिल्कुल नहीं। हर इलेक्शन आया है, पहले भी आया है, आज भी आएगा, बाद में भी आएगा, और आपके देश में मुद्दा वही रहना है, महंगाई और बेरोजगारी। इसी पे आप सरकार तौलते रहते हैं, बदलते रहते हैं और कोई खास प्रभाव उस पर नहीं दिखता है। आप सेंसेक्स में जो करना है करते रहिए। पर्यावरण है, आप चेंज कर देंगे क्या? तो ये सारी चीज हैं, मार्केट है, पर्यावरण है, आतंकवाद है, माइग्रेशन है। इसमें सरकार बहुत चीज चाह कर भी मेरी नज़र में नहीं कुछ कर सकती है। तो संप्रभुता खोई नहीं है, राइट। मेरी नज़र में इसका मोड चेंज हो गया है। स्मार्ट सरकार वही होगा जिसको इन चीज़ों की समझ होगी। और एक बात मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि कोई भी नेता किसी देश का या किसी राज्य का है, अगर वो आपको जाति और धर्म की ओर ढकेलता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि उसके पास कोई इकोनॉमिक विजन नहीं है। या मुझसे सुन लें, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये बात करूँ, थर्ड वर्ल्ड कंट्री का प्रॉब्लम बाई एंड लार्ज यही रहा है। हालांकि ये सिम्टम अब फर्स्ट वर्ल्ड में भी, अमेरिका जैसे देशों में भी देखा जा रहा है। ट्रम्प का पूरा पीरियड ही जो था रेसिज्म का पीरियड था, है ना। क्योंकि आपके लाइफ में जो चेंज आना है वो बेसिक चेंजेज आने से होना है। इकोनॉमी में चेंज आएगा तो एम्प्लॉयमेंट में चेंज आएगा, तो एजुकेशन में चेंज आएगा। तो एक तरह की सच्चाई ये है। दूसरी तरफ आप एक साइकोलॉजिकल वॉर की भी जिंदगी जी रहे हैं, हम उससे बेहतर हैं। तो बेहतर का आधार क्या हो सकता है? साइकोलॉजिकल वॉर थोड़ी देर के लिए आपको बहुत सूदिंग हो सकता है, बहुत आपको अपील कर सकता है ना। धर्म एक आधार हो सकता है कि हम उससे ज़्यादा बेहतर हैं। कोई भी लीडर कहीं का भी हो, चाहे अमेरिका का हो या इंडिया का हो या किसी स्टेट का, अगर बाइनरी पोजीशन से वो खेलता है, ए कास्ट वर्सेस बी कास्ट, ए रिलीजन वर्सेस बी रिलीजन, ए जेंडर वर्स, तो आप समझ लीजिए कि फ्यूचर मेरी नज़र में बहुत तगड़ा नहीं है। संविधान में बहुत चुनौतियां हैं। अब मैं बिल्कुल टेक्निकल बात करने जा रहा हूँ। बहुत चुनौतियां हैं। इंस्टीट्यूशंस के क्लास आज से नहीं है। ये जो तीन जो पिलर्स है, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एक तरफ तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत डिफाइन कर दिया, सही बात है, लेकिन हर चीज लॉ में कोडिफाई भी नहीं किया जा सकता एकदम कि ये लाइन यहाँ से बाउंड्री होता है। कई जगह ओवरलैपिंग होती है। दिक्कत यह है कि क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्लैश ऑफ ईगो जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो रियल डे टू डे फंक्शनिंग में बहुत प्रॉब्लम करता है ना।
मैंने पूरा गोलकनाथ केस से लेके जो सुपर स्ट्रक्चर का डिबेट था 1972 में केशवानंद भारती केस तक, वहां तक मामला यही चला है कि कोर्ट कह रहा है कि मैं बड़ा और पार्लियामेंट कह रहा है कि मैं बड़ा, और उसी को आपने एक सेटल डाउन किया कि यस यू कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है बुनियादी ढांचा आप टच नहीं करेंगे, और फिर ये सेटल प्रिंसिपल हो गया। तो एज ए प्रिंसिपल आपने सेट किया ना, लेकिन आदमी के ईगो का क्या करेंगे आप? मेरे अंदर एक बेईमान इंसान बैठा है तो आप मेरे को कितना देर रोक लेंगे? है ना? एक चुटकुले में हम समझाते हैं कि एक ऑफिसर था, बहुत बेईमान था, तो सरकार तंग आ गई उसको, उसने कहा कि ऐसा है तो समुद्र के किनारे जाओ और तुम्हारा काम जो है ना लहरों को गिनना है, पनिशमेंट पोस्टिंग है। लेकिन जब आदमी का दिमाग है और मैनिपुलेट करना है तो वहां भी खेल जाएगा। वो जितने शिपमेंट आ रहे थे उसको बोला कि भाई रुक जाओ, मुझे लहरों को गिनने में बड़ी दिक्कत हो रही है। फिर जब वो ब्राइब दिया तो फिर वहां भी वही काम कर गया। हाँ, मजाक में हम पढ़ाते हैं कई बार बच्चों को, तो सरकारी फाइल में जब ग्रीसिंग नहीं होता है, लुब्रिकेंट नहीं होता है, तो आप लिखते हैं नॉट अप्रूव्ड, और अगर फिर मामला फिक्स हो गया, सेटल हो गया, तो नॉट में NOT की जगह E लगा देते हैं, और अब हो गया नोट अप्रूव्ड, मतलब काम हो गया। तो जब इस लेवल पे हो, देश ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं बनता। कहीं का भी लोग हो, अगर उसमें और नेशनलिज्म भी हम लोग पढ़ाते रहते हैं, सारे टॉपिक पढ़ाते रहते हैं, ये सूडो नेशनलिज्म की ऐसी आप सिंबल से खेलिए और फिर देश को मजबूत बनाएंगे। सॉरी, मेरी जितनी अकल है उसमें ये सब बिल्कुल संभव नहीं है। अगर और एक बात और, इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे नेताओं से हमेशा ज़्यादा भरोसा टीचरों पे रहा है, साइंटिस्टों पे रहा है, इंजीनियर्स पे रहा है, डॉक्टर पे रहा है, जजेस पे रहा है। अगर वो ऑनेस्ट होंगे देश बदलेगा। अदरवाइज मेरी नज़र में नेता तो देखिए उसकी मजबूरी है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उसको करनी पड़ती है। मैं कई नेताओं को भी जानता हूं, जब उनसे मैं बात करता हूं कि भाई ये क्यों, तो वो बोलता है कि एक चीज़ बताइए, जात हमने समाज में पैदा किया था क्या? धर्म हमने पैदा किया था क्या? आप जब उसी पे आपको अपील होता है और आपके अंदर की आत्मा वहीं जागती है, तो हम तो इलेक्शन में खड़े होते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, टाइम, हमारे लिए तो ये बहुत आसान हो जाता है काम। तो ये जो चीज़ें हैं, है ना, इसमें जो एक एरिया है कितना भारतीय नहीं भारतीय वाला जो टॉपिक है, मैं उसमें अंदर में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा अपनी ओर से कि अब वक्त आ गया है कि आप, जैसे कल्चर होता है, कल्चर पे आजकल बहुत बहस है, लेकिन उसका पॉजिटिव चीज़ ये है कि जहाँ से जो चीज़ आप ले सकते हैं, एसिमुलेशन जिसको बोलते हैं, जो पॉजिटिव है आप लीजिए, बाकी चीज़ छोड़िए। हमारे कल्चर में भी समस्याएं रही, हमने उसको छोड़ दिया, है ना, कई चीज बिल्कुल छोड़ दिया। सती प्रथा का लगभग खत्म हो गया, लेकिन जब हम पढ़ते थे मिड एज में तो हर समय 6 महीने पे एक रिपोर्ट आता था। ठीक, बाल विवाह बहुत धीरे धीरे जैसे एजुकेशन हुआ है। तो सिंपल चीज है कि कहीं से कोई चीज मिले, अगर आपको एक कूड़ेदान में सोने का चैन मिले तो आप उसको क्या फेंक देंगे? मैं पूछ रहा हूं आपको। तो सिंपल चीज है कि नॉलेज एक ऐसा चीज है जिसको किसी बंधन में बांधना, मेरी नज़र में बहुत फ्रूटफुल और प्रोग्रेसिव चीज़ नहीं है। जो चीज़ जहाँ से आप सीख सकते हैं, जहाँ से ले सकते हैं, जहाँ से पढ़ सकते हैं। हमारे बच्चे जाते हैं ना विदेश पढ़ने, क्या दिक्कत है? पढ़कर अच्छा कर रहे हैं तो आपका भी नाम कर रहे हैं, देश का भी नाम कर रहे हैं, इकोनॉमी कमा के ला रहे हैं, तो उससे कोई इशू नहीं है। तो मेरी समझ यह है कि भारतीय कितना है नहीं है ये डिबेट है, लेकिन इसमें जो चीज़ अच्छा है उसको आप लीजिए। आप देश के हित में, तो जनता की सहभागिता और व्यवस्था परिवर्तन, अभी मैंने इशारा किया आपको, नेताओं से मेरी बहुत दोस्ती है। ठीक, मैं जब उनको कहता हूं तो काउंटर एलिगेशन हम पे लगाते हैं। सीधा सवाल है कि देश को हमने बांटा है क्या? कास्ट व्यवस्था हमने पैदा किया है क्या? धर्म हमने बनाया है क्या? हम इलेक्शन लड़ते हैं तो ये करते हैं। तो जनता, लेकिन ये जनता भी विचित्र है, कब ये बहुत पॉजिटिव हो जाए नहीं समझ में आता, कब ये नॉर्मल हो जाए नहीं समझ में आता, कब किसी नेता को सर पे बैठा ले ये भी नहीं समझ में आता, और कब उसको उखाड़ के फेंक दे ये भी नहीं समझ में आता। एक ही सूझ नहीं है, लेकिन ये तय है कि सहभागिता का सीधा संबंध कहीं न कहीं नॉलेज से है,
जागरूकता से है, ठीक, ग्लोबलाइजेशन से है। और इसीलिए जब हम आप अपने समाज को एनालाइज करते हैं तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये पाते हैं, मैं तो यही पाता हूँ कि इस एक देश में, एक भारत में कई भारत मुझे दिखता है और कई सदियों का भारत दिखता है। अभी मैं कुमकुम जी के साथ बैठा हुआ था और बिहार पे बात कर रहा था। मैं बिहार से हूँ, मेरा घर नालंदा है। मुझे एक बिहार नज़र नहीं आता, मुझे उसमें 100 बिहार नज़र आता है। अभी जो यूपीएससी का रिजल्ट आया आईएएस का, आपको पता होगा कि फर्स्ट 2 जो है गर्ल्स है, दोनों बिहार की लड़कियां हैं। अगर बिहार के टर्म में बात करें तो इसको ऐसे प्रोजेक्ट कीजिए, जेंडर के टर्म में बात करें तो पहली 4 टॉपर लड़कियां हैं। और अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो उस 4 में 3 हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। ये भी सच्चाई है। आईएएस आईपीएस बनाने के जो स्टेट हैं, जो हिंदी बेल्ट है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, आपका यूपी है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, यहाँ से बहुत बच्चे आ रहे हैं। लेकिन अगर इसका दूसरा सच आप जानने लगे कि सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, तो आपको अफसोस और आएगा और कोई आप पे दया भी दिखा सकता है कि आपकी व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पॉजिटिव माइंड के साथ जागरूक होते हुए जो लोग करेंगे। सर 1-2 मिनट और ले सकता हूँ, है ना? तो सहभागिता का सीधा सीधा संबंध ऑनेस्टी से है। और देखिए एक चीज़ और, जो एज ए टीचर बोल रहा हूँ, एज ए मतलब पॉलिटिकल साइंस या लॉ का विद्यार्थी के रूप में नहीं बोल रहा हूँ। हर इशू एक इशू है। घर में भी आपको झगड़ा करने का मन है तो एक नहीं 50 इशू घर में ही एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, जब मन हो भिड़ जाइए। लेकिन आप कितने हायर प्लेन पे खेलते हैं, कितना बड़ा इशू आपके लिए इशू है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? जैसे मैं मजाक में अपने जूनियर्स को यही बोलता हूं कि मेरा फिलॉसफी अपने घर के और लाइफ के बारे में बहुत सिंपल है कि घर में कोई युद्ध जीतना नहीं है और बाहर कोई हारना नहीं है। सिंपल। अगर भगवान ने माथा दिया है, इंटेलिजेंस दिया है, आईक्यू दिया है, तो सब उठपटांग चीज में ही लगाते रहें क्या? सो चूज योर बैटल नाइसली। इशू तो जात भी है, जात के अंदर जात है, आपको पता है, हाँ? उसमें भी सुपीरियर इंफीरियर का एज ग्रेटर देन बी कीजिएगा तो हर कास्ट के अंदर फिर पूरा रिसर्च है, तो आप उसी में इन्वॉल्व होना चाहे, वो भी आपको बिजी रख सकता है, राइट? तो हर लेवल पे जैसे ये पेन है, ऐसे समझ ले सिस्टम ऐसे खड़ा है। आप यहाँ पे कहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहते हैं, नीचे, बीच में, ऊपर या टॉप पे, ये आपको डिसाइड करना है। और वही आपकी सहभागिता का, है ना, एग्जाम्पल होगा और वही दिशा और दशा तय करेगा कि संविधान जो हमारा आज का है वो कितना रेलेवेंट है और उसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात चीज़ बता दूं, डॉक्यूमेंट कोई भी हो, चलाने वाले इंसानी होते हैं। आप कितना भी अच्छा डॉक्यूमेंट बना दीजिए, कितना भी बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बना दीजिए, अगर उनके चलाने वाले अगर पूरी निष्पक्षता के साथ अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो बढ़िया से बढ़िया डॉक्यूमेंट भी जो है वो बिल्कुल एकदम बेकार हो जाता है। इसी प्रकार जैसे संसद भवन है, आप कितनी भी सुंदर बिल्डिंग बना दीजिए, लेकिन अगर संसद भवन के अंदर बहस ही नहीं होगी और बहस होगी तो निष्पक्ष नहीं होगी, तो फिर संसद का भी कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता है। आप चाहे सोने की लंका बना दीजिए या सोने की पार्लियामेंट बना दीजिए। पहले ज़माने में किंगशिप होती थी, लेकिन बाद में जब वो किंग के बारे में कहते थे किंग कैन डू नो रॉन्ग, तो जो किंग बोलता था वही एक लॉ होता था। लेकिन जेम्स सेकंड के बाद ब्रिटेन के अंदर जब उनका थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया पोप के साथ, क्योंकि पहले पोप का जो वर्डिक्ट होता था वो सारे किंग्स को मानना होता था, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि जेम्स सेकंड ने उसको चैलेंज किया पोप की अथॉरिटी को,
और वहाँ से एक किंगशिप जो है वो काफ़ी स्ट्रांग उभर करके निकल करके आई। बाद में ब्रिटेन के अंदर ओलिवर क्रॉमवेल आए जिन्होंने प्रजातंत्र लाए, और धीरे धीरे करके प्रजातंत्र में लोग अपना अपना प्रतिनिधि चुनने लग गए, और तभी से ये मैग्ना कार्टा आया। और मैग्ना कार्टा के बाद फिर धीरे धीरे ये हुआ कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन आए। तो आज भी ब्रिटेन के अंदर जबकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है विदाउट एनी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और अमेरिका के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ पर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो सेकेंड अमेंडमेंट का इंटरप्रिटेशन जिस हिसाब से किया जा रहा है कि 9 जजेस बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ की अमेरिका ने कह दिया कि एवरी सिटीजन हैज़ गॉट द राइट टू कीप द गन। ये उसके डिफेंस के लिए इंडिस्पेंसिबल है, डिस्पाइट देयर इज अ लॉट ऑफ पब्लिक प्रोटेस्ट। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाने से और कॉन्स्टिट्यूशन ना भी हो जाने से इतना फर्क नहीं पड़ता, जितना ये है कि जो लोग इस चीज़ को चला रहे हैं उसको ऑनेस्टी के साथ चलाते रहें। अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि बाकी तो और वक्ता हैं जो कि बतलाएंगे, मैं तो केवल अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में किए, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किए, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा लोगों की नॉलेज में नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की सुप्रीम कोर्ट में, तो मैंने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जितनी भी हैं वो करीब करीब खानदानी होती जा रही थी, और कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज जो हैं उसी पॉलिटिकल पार्टीज को चला रही थी, ना उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन कायदे का था ना किसी प्रकार का था। तो एक सज्जन हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं ही नहीं, ये तो केवल एक तरीके से सेल्फ प्रोप्राइटरी कंसर्न्स हैं, चंदा इकट्ठा करती हैं, चुनाव लड़ती हैं। तो हमने एक PIL डाली सुप्रीम कोर्ट में, और उस PIL में मैंने ये कहा कि देखिए इलेक्शन सिंबल ऑर्डर है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पास किया है, उसके अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज होती हैं। अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज नहीं होती थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कहीं पर भी पॉलिटिकल पार्टीज का कोई महत्व नहीं है। सारे पब्लिक का काम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन करके भेजना, इससे मतलब नहीं है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी का है। लेकिन एक इलेक्शन सिंबल ऑर्डर है जिसके अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टी को एक सिंबल अलॉट हो जाता है, जो सिंबल उसको अलॉट हो गया तो वो सिंबल और किसी भी पार्टी को, किसी भी ग्रुप को मिल नहीं सकता। तो मैंने कहा कि वो इलेक्शन सिंबल ऑर्डर की मैंने वैलिडिटी को ही चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनका प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में कंप्लायंस नहीं है, जहाँ प्रॉपर इलेक्शंस नहीं होते, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको डी रजिस्टर्ड कर देना चाहिए, उनको इलेक्शन सिंबल नहीं देना चाहिए। डी रजिस्टर की तो कोई पावर नहीं थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में, लेकिन उनको इलेक्शन सिंबल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी संस्था नहीं बनाई, ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनाई जो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती हो। मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया तो बहस हुई, तो जस्टिस ES वेंकटरमैया थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा बात तो आपकी बहुत सही है कि ये मेलेडी तो है पॉलिटिकल सिस्टम में कि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं केवल खानदानी रह गई, घरेलू रह चुकी हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर पाएगी क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। हम इलेक्शन सिंबल ऑर्डर को ऐसे क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, ये तो इसके लिए गवर्नमेंट को ही कोई स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और उन्होंने कह करके खूब अच्छा सा जजमेंट भी दिया और सजेशन भी दिया कि ये पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट की पावर को एक्सरसाइज करते हुए इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। खैर बहरहाल वो मैटर वहाँ पर दब गया। बाद में नरसिम्हा राव के समय में जब चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन जो TN शेषन आए, उनको इस रिट के बारे में बताया गया, इस जजमेंट के बारे में बताया गया, तब उन्होंने आकर के प्रॉपर अमेंडमेंट लाए वो इलेक्शन कमीशन के रूल्स के अंतर्गत, और उसमें उन्होंने कंपल्सरी कर दिया कि हर पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अकाउंट्स को ऑडिट भी कराना होगा, प्रॉपर उनका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उनका प्रॉपर इलेक्शन होगा। अगर वो प्रॉपर इलेक्शन नहीं कराते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं इन्फॉर्म करते हैं और ऑडिटेड रिपोर्ट्स अगर आप नहीं भेजते हैं, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन सिंबल छीन लेना चाहिए। तो ये TN शेषन बड़े स्ट्रांग थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अभी तक लोग याद करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पॉलिटिकल करप्शन भी दूर हुआ।
उन्होंने इस पॉइंट को पिकअप किया और उन्होंने उसके अंदर प्रॉपर अमेंडमेंट लेकर के आए। बाद में हमने ये देखा कि एक और कॉन्स्टिट्यूशन तो है हमारा, लेकिन बाद में हमने ये देखा कि 2-2 साल तक सरकारें चल रही है, क्लियर मैंडेट नहीं है पब्लिक का। किसी को सबसे बड़ी जो पार्टी है वो 150 एमपी को लेकर के बैठी है, उसके पास मेजॉरिटी नहीं है। अब जो सबसे बड़ी पार्टी है वो तो अपोजिशन में आ गई, लेकिन 4-5 पार्टीज ने मिल करके, जिनके 25 हैं, 50 हैं, 70 हैं, उन्होंने मिल करके एक कोलिशन बना दिया और वो सरकार चला रहे हैं। नतीजा उसका ये हुआ कि डिस्पाइट एंटी डिफेक्शन बिल जो कि बाद में लाया गया, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि आयाराम गयाराम की वजह से हमारे यहाँ 2-2 साल के लिए प्रधानमंत्री हुए। चंद्रशेखर आए, वीपी सिंह आए, IK गुजराल आए, देवेगौड़ा आए, अटल जी भी थोड़े दिन के लिए रहे। तो मैंने कहा ये क्या तरीका है, ये मतलब अरे भाई एक बार आप डिसाइड कीजिए कि आपको सरकार में रहना है कि नहीं रहना है। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर के आते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर बनकर के आते हैं, आपको पूरा राइट है कि आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप किसके साथ जा रहे हैं, और जिसके साथ आप ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो एक एफिडेविट दीजिए आप राष्ट्रपति को। ऐसा प्रावधान होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई सुप्रीम कोर्ट में आप एफिडेविट ला करके दीजिए कि मेरी लॉयल्टी इस ग्रुप के साथ है और हम ये इसको जो है 5 साल तक चलाएंगे, और इसके बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं किसी भी रीजन की वजह से तो आपको फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, और इलेक्शन लड़ करके आप जीत करके आएंगे। ये नहीं हो सकता कि आपने एक पर्टिकुलर पार्टी का इलेक्शन सिंबल यूज किया और यूज करने के बाद आप जीत करके आए, जीत करके आकर के कोई प्रलोभन मिल गया, कुछ इधर हो गया, किसी तरीके से आप उसको छोड़ करके चले गए। दिस वे यू हैव बिट्रेड द ट्रस्ट इम्पोज्ड बाय द इलेक्टोरल्स, जिन्होंने आपको वोट दिया और आपने उनको चीट किया, धोखा दिया, और धोखा दे करके आप एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर चले गए। तो ये मेरे को बड़ी तकलीफ रही इस बात की। तो उस समय जब एक बार सरकार गिरी तो मैंने एक मेमोरेंडम राष्ट्रपति जी को दिया। उस समय हम लोग गए, लॉयर्स मिल गए, राष्ट्रपति जी ने टाइम तो हमको नहीं दिया, लेकिन क्योंकि बहुत ही अर्जेंटली हमने उसको किया था, लेकिन वो मैंने उनको राष्ट्रपति भवन में जाकर के रिसीट करा दिया, और बाहर आकर के थोड़ी मीडिया खड़ी थी तो मैंने मीडिया को भी जाकर के दे दिया। इलेक्शन हो गए, अटल जी की सरकार बनी। जब सरकार बन गई तब उनको किसी ने बताया कि ये इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन राष्ट्रपति दे, तो हमको पता लगा कि राष्ट्रपति जी ने उस मेमोरेंडम को देखते हुए गवर्नमेंट को रेफर कर दिया कि आप इसके बारे में विचार करें। तो इसके ऊपर क्या हुआ कि एक अटल जी की जो सरकार थी उन्होंने एक कमेटी बैठा दी, और उस कमेटी में आपके वेंकट चलिया थे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और जस्टिस जीवन रेड्डी थे, वो भी रिटायर हो गए थे। 2 मेंबर्स की कमेटी बैठा ली कि क्या क्या अमेंडमेंट लाए जा सकते हैं प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी रहे और गवर्नमेंट पूरे 5 साल तक चले। तो उसके ऊपर कि अगर कोई भी एमएलए या एमपी अगर चुनाव जीत करके आता है किसी पर्टिकुलर इलेक्शन सिंबल, या तो इंडिपेंडेंट आए, अगर किसी पर्टिकुलर इलेक्शन सिंबल का यूज करके वो अगर आकर के चुनाव जीत करके आता है और एक बार उसने अगर लॉयल्टी एक्सप्रेस कर दी, तो इसके बाद फिर वो टर्न आउट नहीं हो सकता, बैक नहीं हो सकता 5 साल तक नहीं, तो अदरवाइज उसको फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो वेंकट चलैया और जीवन रेड्डी की कमेटी की हियरिंग में मैं गया, तो मैंने वहाँ पर 2 सजेशन दिए। एक तो यही सजेशन दिया कि साहब अगर वो एमएलए या एमपी जीत करके आता है जिस इलेक्शन सिंबल ऑर्डर में, तो वो बैकआउट नहीं हो सकता। एक बार उसको जब चुन करके आता है, एक बार लॉयल्टी जिसको दे दी, उसका एफिडेविट ले लेना चाहिए राष्ट्रपति को, और अगर वो उससे बैकआउट होता है तो उसको फिर से री इलेक्शन के लिए भेज देना चाहिए और उसकी सदस्यता को जो है ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा एक सजेशन मैंने और दिया था, वो बाइकैमरल सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, कि कुछ स्टेट्स के अंदर बाइकैमरल सिस्टम है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बाइकैमरल सिस्टम है, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल, स्टेट काउंसिल का कोई रोल नहीं है,
वो अननेसेसरी के लिए पॉलिटिशियंस हैं, घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लोगों के टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च हो रहा है। और बाइकैमरल सिस्टम का हमको सेंटर में तो ठीक है, राज्यसभा का एक बड़ा पॉजिटिव रोल रहता है, उसमें तो उपराष्ट्रपति जो है उसको प्रिसाइड करता है, लेकिन स्टेट्स के अंदर जो कुछ स्टेट्स हैं उसके अंदर ये बाइकैमरल सिस्टम का कोई हमको पर्पज नजर नहीं आता, एक्सेप्ट दिस की दैट आप केवल और नेताओं को वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये दोनों बातें उठी तो वहां पर फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे आप लोग संविधान में चेंज करने की बात कह रहे हैं, एक बहुत बड़ी लॉबी है जो आरक्षण को खत्म करना चाहती है, जो डॉक्टर अंबेडकर की बैकबोन था। उन्होंने देखा ये मौका बहुत अच्छा है, वो अपना एजेंडा लेकर के आ गए उसके अंदर। अब उन्होंने आकर के, उनका सोल कंसर्न इससे नहीं था कि गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी कि नॉन स्टेबल रहेगी, और जो समाज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है वो अपना एजेंडा ले करके, और एक बहुत ही इंडिया की सोसाइटी बहुत ही कास्ट लाइन पे डिवाइडेड है, और इसकी वजह से वो इशू आते ही दोनों ग्रुप ऑफ द जो कास्ट है बैकवर्ड और फॉरवर्ड में, और आपस में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। फिर ये होता है कि जी आप तो एक अम्बेडकरवाद के जो आपने जो संविधान बनाया था, आपका मेन लक्ष्य केवल यही है कि आरक्षण खत्म हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये वाली बात आकर के खड़ी हुई सामने, तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो एम.एन. वेंकटचलैया थे और जो जीवन रेड्डी थे, उन्होंने रिकमेंडेशन दी। अब क्या रिकमेंडेशन दी, मैं कॉपी मांगता रहा, तो वो खैर वो जबकि हमारे काफ़ी क्लोज भी हैं, लेकिन वो तो गवर्नमेंट लेवल पे था, उन्होंने कॉपी, गवर्नमेंट ने उसको एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट बना दिया, और वो अभी तक लीक होकर के नहीं आया है, कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया कि ये कौन सा, उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी थी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए, आज बड़ी राष्ट्रवाद के ऊपर बहस हो रही है। अब उसी राष्ट्रवाद के अंदर हिंदू राष्ट्रवाद भी आ रहा है, जबकि अगर मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ तो मैं अभी ख़त्म भी कर सकता हूँ। आपको कोई इसमें, हेलो, हाँ ठीक है ना, अगर टाइम का कंस्टेंट है तो नेचुरली वी हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन। अगर हम टाइम का कंस्टेंट यहाँ नहीं डिसिप्लिन करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का डिसिप्लिन कहाँ से फॉलो करेंगे। तो बस इतनी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद एक नया उभर करके कंसेप्ट आया, ये बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद का कंसेप्ट तो तभी आया जब किंगशिप आई, किंगशिप भी बहुत पुरानी नहीं है। तो हमारे धर्म में तो वसुधैव कुटुंबकम का है, जिसमें राष्ट्रवाद का कोई स्थान नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम पूरा विषय हमारा परिवार है। हमारे यहाँ तो चाइना के अगर मान लीजिए फौजी का भी लहू बहेगा और हमारे भारतीय का भी लहू बहेगा, हमारे लिए दुख और पीड़ा मेरे को बराबर होगी, क्योंकि वहाँ पर भी इंसान है और यहाँ पर भी इंसान। तो हम तो इस चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं। एक चीज़ से बात से मैं ख़त्म कर दूंगा कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर से जब किसी ने पूछा कि साहब आपका राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहना है, आपने तो राष्ट्रगान तो आपने खुद ही बनाया है ये, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि देखिए, राष्ट्रवाद इतना भयानक ना हो जाए कि जिसके तले मानवता का दम निकल जाए। तो उनका कहना यह था कि मानवता जो है वो राष्ट्रवाद से हमेशा ऊपर होती है। तो अगर हम राष्ट्र में एक बंधे भी हैं तो हमको इतना अनसिविलाइज्ड भी नहीं हो जाना है अपने नेबर्स के प्रति, अपने छोटे नेशंस के प्रति, जैसे अशोका ने कलिंगा के साथ किया था और इसके बाद बुद्धिज्म को अडॉप्ट करना पड़ा। तो हम लोगों को भी देखना होगा कि हमारा राष्ट्रवाद है ना कितना उदार है और कितना ह्यूमन वैल्यूज को अडॉप्ट करता है, और वो एक स्टेप है हिंदुइज्म के हिसाब से वसुधैव कुटुंबकम की तरफ। तो हमको नेशनल बैरियर्स कहीं ना कहीं खत्म करके विश्व में एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी चाहिए कि सारे विश्व के अंदर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक ही संविधान होना चाहिए। आज इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो लीग ऑफ नेशंस आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, और तीसरा वर्ल्ड वॉर अगर होगा तो ये पक्का बता रहा हूँ, न्यूक्लियर बम के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगी बनेगी दुनिया के अंदर, ये सारा राष्ट्रवाद खत्म हो जाएगा। दिल्ली लॉ फैकल्टी के जो कि बहुत लॉ सेंटर के नाम से जाना जाता है, उसके डीन रह चुके प्रोफेसर एस.एन. सिंह जी से आग्रह करूंगा कि भारतीय संविधान के ऊपर वो अपना
हम लोगों का मार्गदर्शन करें। मानना है कि व्यवस्था परिवर्तन शायद इतना कठिन काम है कि उसको मैं लगभग आज के परिप्रेक्ष्य में उसको असंभव ही कहूँगा। तो जो व्यवस्था इस समय है हमारे पास, उसी व्यवस्था में हम किस तरह से अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं, ये हमें देखना चाहिए। अभी बात आई थी कि भारत का संविधान जो है तमाम देशों के संविधानों से उठाया गया है, कहीं कहीं से कुछ ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया। भाई अब एकदम ओरिजिनल तो कोई भी नहीं हो सकता, हर आदमी पेज व्यास थोड़े हो जाएगा, कहीं ना कहीं से तो लेना ही है। लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ चीज़ें ली गई हैं वो अपने किसी संविधान से नहीं ली गई हैं, वो यहीं पे बनाई हुई हैं। जैसे रिजर्वेशन, कौन से संविधान में रिजर्वेशन था जो यहाँ लाया गया है? और मैं आपको बिल्कुल निश्चित बता दूं, मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि ज़्यादातर समस्याएं इस देश में, चाहे वो जातिवाद हो, धर्मवाद हो, प्रांतवाद हो, कोई बात हो, ये सारा का सारा रिजर्वेशन की वजह से है। और ये जहर इतना ज़्यादा फैल चुका है कि इससे छुटकारा पाना शायद संभव दिखाई नहीं देता। कम से कम मेरे जीवन काल में तो संभव मैं नहीं मान रहा हूँ। कोई भी व्यवस्था समय के हिसाब से शायद अनफिट हो सकती है, सुधार की आवश्यकता पड़ती रहती है समय समय पे। लेकिन सवाल ये है कि जैसा कि अभी रवि जी ने भी कहा, बहुत मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उनकी बात से, कि व्यवस्था को चलाने वाले कौन हैं। इसमें एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, संविधान, जनता की सहभागिता, व्यवस्था परिवर्तन। जनता की सहभागिता, इसमें मैं नहीं समझता कोई सहभागिता और किसी तरह की जरूरत है। सहभागिता तो पहले से ही है। जो हम लोगों को इलेक्ट करते हैं, पंचायत से लेकर के और पार्लियामेंट तक, यही तो है सहभागिता। कौन सी सहभागिता और चाहेंगे आप? आप क्या चाहेंगे कि 140 करोड़ की जनता बैठ करके इकट्ठा और वो ये कहे कि साहब संविधान इस तरह होना चाहिए, संविधान में ये प्रावधान होना चाहिए, हमारा जज इस तरह होना चाहिए? वो तो संभव नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। तो सहभागिता तो पहले से ही है। सवाल ये है कि सहभागिता के लिए आप अपना प्रतिनिधि किसको भेज रहे हैं? वो क्या आपका असली प्रतिनिधित्व करने लायक हैं? और उसके लिए फिर बात आती है योग्यता की, शिक्षा की। आज की परिप्रेक्ष्य में शिक्षा पे हम कहाँ खड़े हैं? सरकार कहाँ खड़ी है? सरकार क्या कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में? यही हो रहा है कि शिक्षा को एक कारपोरेट सेक्टर की तरह आप डेवलप कर दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में सारा फेंक दीजिए और जैसा पूंजीपति चाहे उस हिसाब से वो शिक्षा देगा। बच्चों को एक्सप्लॉइट करेगा, एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट करेगा, प्रोफेसर्स को एक्सप्लॉइट करेगा, पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट, सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन के अलावा, बिजनेस की तरह चलाने के अलावा और कोई उसका उद्देश्य नहीं है। माफ़ करिएगा, आजकल जो शिक्षा चल रही है, नंबर कितने मार्क्स मिले? आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, कोई स्तर नहीं है, 0 है स्तर। और नंबर कितने आ रहे हैं? 80%, 90%, 100% तक। लेकिन काबिलियत क्या हो रही है जो वहाँ से पास होके जा रहे हैं? मुझे एक रिश्ता देखना था, तो लड़की ने, पता चला कि साहब लड़की ने MBA किया हुआ है। मैंने कहाँ से? बताया कि साहब एक नोएडा में एक बड़ी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी, वहाँ से किया हुआ है। तो हमने कहा इस समय क्या करती हैं? तो कहा साहब वो ब्यूटिशियन का कोर्स करके वो ब्यूटिशियन काम कर रही हैं। तो मैंने कहा MBA करके और ब्यूटिशियन कोर्स कर रही हैं? तो कहते साहब आपका मकान क्या इंडिपेंडेंट है या कि फ्लैट है? मैंने कहा नहीं फ्लैट है। तो साहब कौन सा फ्लोर है? तो मेरी वाइफ कहती है कि पूछ रही हैं क्या वहाँ ब्यूटिशियन वाला शॉप खुल सकेगी कि नहीं। तो MBA करके और आदमी ब्यूटिशियन का करेगा काम, तो उसके MBA करने क्या जरूरत पड़ी है? एक यूनिवर्सिटी है जिसमें कि बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना PhD थीसिस के PhD अवार्ड हो रही है,
और कितनी हो रही है मतलब कोई उसका अनुमान नहीं है। एनी नंबर। क्या कर लेंगे आप? यूजीसी बना हुआ है, यूजीसी क्या कर रहा है? क्वालिटी कंट्रोल किस चीज की है? कुछ भी नहीं है। तो मेरा तो अपना मानना यह है कि जो भी व्यवस्था है, व्यवस्था को आलमूल मूल परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ करना यह है कि अच्छे लोग हों, व्यवस्था को ठीक से वो चला सकें, ये एफर्ट्स हमको करने चाहिए। इसलिए जो आदमी व्यवस्था करने के लिए, व्यवस्था चलाने के लिए हम भेज रहे हैं या हमारे प्रतिनिधि होके जा रहे हैं, वो अच्छे आदमी होने चाहिए। वो हम कैसे इंश्योर करें, ये सोचने की बात है। अभी डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आईएएस का रिजल्ट आया है यूपीएससी से, तो फेसबुक पे तमाम देखिए साहब वो जो है बधाइयाँ, फला बेटी इशिता जो है पहले नंबर पे आई, कायस्थों का नाम रोशन कर दिया। फला बच्चा वहाँ आया, राजपूतों का नाम रोशन हो गया। फला बच्चा जो है 55 नंबर पे आया तो साहब उत्तर प्रदेश का नाम रोशन हो गया। इस तरह से तो हम असेस करते हैं। मैं पूछता हूँ कि जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है, पहला दूसरा चौथा कोई भी पोजीशन हासिल किया है, क्या इसलिए क्या कोई कायस्थ है या ब्राह्मण है या ठाकुर है या यूपी के या बिहार के या पंजाब के? क्यों हम हर चीज में वही ले आते हैं? बार बार हर चीज में वही घूम के आ जाएगा। मैंने कहा लानत है तुम लोगों के कमेंट्स पे। मैंने ये कौन सी बधाई देने का तरीका हुआ भाई? लिखा मैंने फेसबुक पे लिखा था, क्या तरीका है ये? वो कायस्थ है इसलिए उसने आईएएस में पहली पोजीशन पाई, वो बिहार से इसलिए पहली पोजीशन पाई। तो सारा हमारा जो थिंकिंग है, सारा नजरिया ही बिल्कुल उल्टा चल रहा है हमारा। आज की तारीख में अगर कोई आप बुराई किसी के बता दी भाई इसमें थोड़ा सुधार करो, तो आपकी 50 बुराई वो खोज के निकाल देगा। आप टीवी चैनल्स पे आप देखते होंगे डिबेट्स, कोई चीज पूछा जाएगा, अरे देखिए साहब फलाना ये कर रहा, अरे तुम अपना पहले देखो तुमने क्या किया था। ये मतलब क्या सवाल जवाब यही होना चाहिए हमारा? इसी के लिए हम बैठे हुए हैं। मुनि जी के कार्यक्रम के बारे में और उनके सोच के बारे में नवीन जी से और रवि जी से कई बार बात हुई, बहुत बार बात हुई। हमने कहा कि मुनि जी क्या चाह रहे हैं, क्या उनके दिमाग में है? तो उन्होंने बताया ये सारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें बताया। मैंने कहा मैं बड़ा सीधा बता दूं कि बैठ करके डिस्कशन तो कुछ भी आप कर लीजिए, किसी रोज डिस्कस करते रहिए, खाना पीना खाइए, डिस्कस करिए, गपशप मारिए, मीटिंग हो जाएगी, परिचय बढ़ जाएगा। लेकिन एक्चुअली हम चाहते क्या है, एक्चुअली उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट कॉन्क्रीट जब तक आप नहीं दिखाएंगे तब तक आप चर्चा करते रहिए। आप अनएंडिंग है चर्चा, पार्लियामेंट में भी होती रहती है चर्चा, आपने देखा होगा किस टाइप की चर्चा होती है, कोर्ट में होती रहती है, संप्रभुता की बात आ रही है, टसल चलता रहता है न्यायपालिका में और विधायिका में। मैं ये कहता हूँ कि वो टसल हुआ क्यों है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? सिर्फ व्यक्ति विशेष। चीफ जस्टिस चाहते हैं वो सबसे हीरो बन जाए, प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं वो हीरो बन जाए, सब कौन ऊपर रहे? सवाल ये नहीं, संविधान तो वही का वही है। संविधान की जो मूल चीजें जिसकी वजह से सारा विकार उत्पन्न हुआ है इस देश में, वो है जातिवाद, रिजर्वेशन। आप संविधान को शुरू के 1950 में जब बना था उसी समय आप देखिए तो कुछ प्रावधान उसमें ऐसे किए गए जो कि जाति या धर्म से विशेष से संबंधित हैं। क्यों रखे गए प्रावधान? वो आज के डेट में एक आता है साहब SC/ST एक्ट बना हुआ है, बड़ी प्रताड़ना है। कुछ लोगों ने हमसे कहा सर कुछ करिए, मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, आप PIL करने जाइए, वहां से उठा के फेंक देंगे PIL, सीधा है बिल्कुल, कोई नहीं इस पर टच करेगा। हम ये कहते हैं कि SC/ST एक्ट को हटाओ, क्यों मत हटाओ? क्या है SC/ST एक्ट? SC/ST एक्ट कहता है कि भाई कोई नॉन SC अगर किसी SC के घर के सामने कूड़ा फेंक दे या उसका सिर मुड़वा दे या उसको जूते की माला पहना दे तो उसका जो है वो अपराधी हो जाएगा। मैं कहता हूँ यही प्रावधान सबके लिए क्यों नहीं होना चाहिए? सबके लिए करिए भाई। हमारे गले में जबरदस्ती आप माला क्यों जूतों की डालेंगे? हमारा इंसल्ट नहीं हो रहा क्या उससे? हमारे आप सिर्फ जबरदस्ती क्यों मुड़वा देंगे? ये हमारे लिए अपराध नहीं है। तो ये जो प्रावधान उसको खत्म मत करिए, वो सबके लिए लागू करिए, आप उसको बराबर कर दीजिए, क्या दिक्कत है? अगर आपने कहा है कि माइनॉरिटीज जो है अपने इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करके और उसको रन कर सकती हैं जैसा चाहें, तो मैं पूछता हूं मेजॉरिटी के लिए भी क्यों नहीं? सबको वो प्रावधान करिए कि हर आदमी जो भी चाहेगा इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करे और उसका जो है अपने आप चलाए, सरकार उस पर रेगुलेशन करेगी जैसे बराबर के आधार पे। तो संविधान में कुछ प्रावधान शुरू से ही ऐसे किए हुए हैं जो कि बिल्कुल बराबरी के स्तर के नहीं हैं।
उसमें से पहले से ही डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है। तो वो संविधान तो हमें समझ में आता है कि प्रावधान को बदलो, लेकिन आमूलभूत परिवर्तन पूरा कर दीजिए, मैं इसके तो बिल्कुल फेवर में नहीं हूं। मेरा अपना भी ये है कि कहीं न कहीं अगर हमें कुछ समाज के लिए करना है तो कहीं कॉन्क्रीट हमको शुरुआत करनी चाहिए। चलिए हमारा सुझाव होगा कि एक यूनिवर्सिटी शुरू करिए और उसका यूनिवर्सिटी एक आइडियल ऐसा बनाइए कि ना उसमें कोई प्रॉफिट मोटिव हो, ना उसमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो, ना उसमें कोई रिजर्वेशन, कुछ नहीं, एकदम सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड करके दिखा सकते हैं। क्या संभव है? हमारी अपनी कोशिश है कि किसी स्टेज पर अगर हम कर पाएँ। वैसे तो काफ़ी स्टेज, बहुत टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, कम है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि इस तरह का अगर इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं तो कम से कम वो एक अच्छी बात होगी। उसमें संविधान या कानून के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये है कि व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने का काम होगा, बस। धन्यवाद। श्री बजरंग मुनि जी से आग्रह करूंगा कि संविधान की इन भ्रामक स्थितियों पर, जो संविधान की प्रावधान है, जो व्यवस्था है, व्यवस्था में जो एक अव्यवस्था दिखाई दे रही है, उन सारी चीजों पर मुनि जी हमारा मार्गदर्शन करें। लोक और तंत्र, इन दोनों शब्दों को मिलाकर हम लोगों ने बनाया है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? गांधी जी ने पूरे अपने जीवन में कहा कि लोकतंत्र का मतलब लोक नियंत्रित तंत्र होगा। तंत्र कंट्रोल्ड बाय लोक। इधर गांधी जी की हत्या होती है और 2 घंटे बाद हमारे नेताओं ने लोकतंत्र की डिफिनीशन बदल दी, कर दिया लोक नियुक्त तंत्र। तंत्र अपॉइंटेड बाय लोक, कंट्रोल्ड बाय सेल्फ। कहां कैसा लोकतंत्र है ये? तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि लोकतंत्र की डिफिनीशन कैसे बदल दी गई और आज तक 70 वर्षों तक उसी लोकतंत्र को हम आदर्श लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र सबसे अच्छा लोकतंत्र। अगर हम कह दें कि सबसे कूड़ा कचड़ा लोकतंत्र, तो कहेंगे बहुत गड़बड़ हो गया है, तो इन पर कानूनी कार्रवाई करो। प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र में संविधान कहां खड़ा है? अगर आप आदर्श स्थिति पर विचार करेंगे तो सबसे ऊपर है लोक। लोक बनाता है संविधान, संविधान कंट्रोल करता है तंत्र को आदर्श स्थिति में। तंत्र बनाता है कानून और कानून नियंत्रित करता है व्यक्ति को, और जब सारे व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बन जाता है लोक। और इंडिविजुअल है तो वो है व्यक्ति। तो व्यक्ति को नियंत्रित करता है कानून, यहां तक ठीक है। कानून को नियंत्रित करता है संविधान, और संविधान को नियंत्रित कौन करता है? तंत्र। ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? प्रश्न उठता है कि तंत्र संविधान को निर्देश देता है या फॉलो करता है? उत्तर ही नहीं है किसी के पास। वर्तमान समय में तंत्र मतलब न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इन तीनों को मिलाकर हम तंत्र कहते हैं। तो तंत्र तो संविधान को डिक्टेट कर रहा है, तो फिर ये लोकतंत्र कैसे हुआ? तो लोक हो गया गायब, शुरू हुआ तंत्र से। तंत्र, संविधान, कानून, व्यक्ति। आज तक यह साफ ही नहीं हो सका कि लोकतंत्र में संविधान ऊपर है कि तंत्र ऊपर है। साफ होने ही नहीं दिया गया कभी भी। हमने देखा है
भारत में लोकतंत्र, क्योंकि पूरा जीवन तो मैं यही देखता रहा हूं, कहा कैसा लोकतंत्र। लोकतंत्र की डिफिनीशन क्या होती है? तानाशाही उसको कहते हैं जिसमें व्यक्ति के मौलिक अधिकार भी नहीं होते हैं और संविधान तंत्र की गुलामी से मुक्त होता है। नहीं, संविधान जो होता है वो संविधान को शासन का संविधान होता है, उसको तानाशाही कहते हैं। दो बातें होती है तानाशाही में, व्यक्ति के फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं और संविधान तंत्र का, शासन का को फॉलो करता है। अभी आप देखेंगे कि हम लोग चाइना में, कुछ मुस्लिम देशों में और कई जगह हम लोग उसको तानाशाही कहते हैं, क्योंकि वहां व्यक्ति के फंडामेंटल राइट नहीं है। भारत में लोकतंत्र है कि तानाशाही? तो फंडामेंटल राइट तो हमारे हैं, लेकिन संविधान तो गुलाम है तंत्र का, शासन का संविधान है यहां। तो इसको हम कहते हैं कि आधा लोकतंत्र आधी तानाशाही, क्योंकि व्यक्ति को फंडामेंटल राइट प्राप्त है लेकिन संविधान गुलाम है हमारा तंत्र का। परिणाम क्या हुआ? सन 50 से 51 तक भारत में लोकतांत्रिक तानाशाही रही। 51 तक, 51 के बाद नेहरू जी ने एक कानून बना दिया और वो आ गई संसदीय तानाशाही। 73 में जाकर के केशवानंद भारती प्रकरण में थोड़ी सी संसदीय तानाशाही से फिर से बदलाव हुआ। 75 में आ गई व्यक्तिगत तानाशाही और सन 85 में आ गई न्यायिक तानाशाही और 85 से लेकर आज तक भारत में न्यायिक तानाशाही चल रही है, क्योंकि 73 तक पार्लियामेंट कहती थी कि संविधान हमारी मुट्ठी में कैद है, हम जो चाहेंगे संविधान में संशोधन करेंगे, कोई दखल नहीं दे सकता है। 73 तक। और अब न्यायपालिका कहती है कि संविधान मेरी मुट्ठी में कैद है, कोई इसमें दखल नहीं दे सकता है, जो भी करेगा मैं निर्णय करूंगा। तो ये संविधान स्वतंत्र कहाँ है? कब हुआ? पहले इसको हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक तानाशाही थी, कुछ समय तक रही, बाद में भी 77 से 84 तक एक तरह से लोकतांत्रिक तानाशाही उसको हम कह सकते हैं। आधा लोकतंत्र आधी तानाशाही। अब तो सीधा सीधा न्यायिक तानाशाही चल रही है। न्यायिक तानाशाही से संसद मुक्त होने के लिए छटपटा रही है अभी। फिर आप कहते हैं कि लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधायिका को बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। ये कैसा संविधान है कि जहां कार्यपालिका और विधायिका दोनों गड़बड़ हैं और कार्यपालिका के लिए, पोस्ट के लिए छीना झपटी होती है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधायिका को पृथक पृथक होना चाहिए था। शुरू में तो न्यायपालिका भी दबा दी गई थी, लेकिन बाद में न्यायपालिका ठीक हो गई। तो कार्यपालिका और विधायिका एकाकार हो गई है। तो कितनी कितनी खराब बात है। हमारे लोकतंत्र में, भारत में, तंत्र को मैनेजर होना चाहिए। हमारा संविधान जो है उसने तंत्र को कस्टोडियन बना दिया।
और ये तंत्र का, ये संविधान लिखने वाले ये भी नहीं जानते थे कि कस्टोडियन की डिफिनीशन क्या होती है। तो कस्टोडियन माने कस्टोडियन अपॉइंट किया जा है, कोई ऊपर की अथॉरिटी कस्टोडियन अपॉइंट करती है जब मालिक पागल हो, गंभीर रूप से बीमार हो या नाबालिग हो। तो मैं अभी तक नहीं समझा कि स्वतंत्रता के बाद भारत की जनता नाबालिग है कि पागल है कि गंभीर रूप से बीमार है, जिसके लिए तंत्र रूपी कस्टोडियन अपॉइंट हुआ। और उस कस्टोडियन को अपॉइंट किसने किया? और सबसे बड़ा घपला कि जब मालिक बालिग हो जाएगा तो कस्टोडियन अपने आप हट जाएगा। तो 70 साल में भारत का लोक बालिग ही नहीं हुआ और 500 साल में भी बालिग नहीं होगा, क्योंकि लोक बालिग हो गया इसकी घोषणा भी कस्टोडियन ही करेगा। तो तंत्र हमको कभी बालिग होने ही नहीं देगा। तो हम बालिग कब होंगे? क्योंकि बालिग होने की घोषणा तो तंत्र करेगा ना, लोक तो कर नहीं सकता है। ये बहुत ताज्जुब की बात है कि हम इसको लोकतंत्र कैसे कह रहे हैं बार बार। बहुत अच्छा लोकतंत्र। तो इस विषय पर समझने की जरूरत है। बहुत बातें इस तरह की हुई कि अगर हम सुधर जाएं तो सब सुधर जाएगा। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, अटल जी और राष्ट्रपति जी ने दोनों ने ये खुल के कहा था कि कानून क्या करेगा, संविधान क्या करेगा। जब जनता ही पालन नहीं करेगी तो संविधान और कानून का क्या दोष है। आज भी बड़े बड़े विद्वान यही राग अलापने हैं कि जनता अगर ठीक नहीं होगी। अरे भाई, हमने संविधान क्यों बनाया? ठीक लोगों को सुधारने के लिए नहीं बनाया है। संविधान या तंत्र बनाने का उद्देश्य क्या है कि समाज में जो अच्छे लोग हैं, जो स्वतः ठीक से चलते हैं, तंत्र उसमें कोई दखल न दे, और जो गलत तरीके से चलते हैं उन पर तंत्र कंट्रोल करे, उनको ठीक से चलने के लिए बाध्य करे, सलाह दे। तंत्र का काम सलाह देना नहीं है। तंत्र का काम है कि वह गड़बड़ चलने वालों को माने बाध्य कर दे, और नहीं हो तो जेल में डाल दे। सबसे आश्चर्य की बात है कि तंत्र ही कहता है कि लोग ठीक नहीं है तो मैं क्या करूं, तो काहे को तुमको वेतन दे के हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाए हैं। जब हम ही ठीक नहीं है, हम ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो फिर हम ही लोग समाज को ठीक कर दें मिल करके। तो हमको कोई प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, कोई राष्ट्रपति नहीं चाहिए, तब तक नहीं चाहिए जब तक वो जिम्मेदारी से न कहे कि हम बुरे लोगों को नियंत्रित कर लेंगे, अच्छे लोगों को सुरक्षा देंगे। अंग्रेजों के टाइम में जब गश्त पर निकलते थे पुलिस वाले तो कहते थे जागते रहो। ये लीजिए साहब, हम ही जागते रहे तो तुम काहे के लिए हो? तंत्र को यह कहना चाहिए कि सोते रहो, तुम आराम से सो, हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। तो तंत्र कहता है जागते रहो। अगर यही लोकतंत्र है तो भाई इस पर तो गंभीरता से समझने की जरूरत है। संविधान जो हमारा जो बनाया गया, उस संविधान ने शासन किसका है वर्तमान में? आज तक यह पता नहीं है कि भारत में संविधान का शासन चल रहा है कि कानून का शासन चल रहा है कि तंत्र का शासन चल रहा है कि कार्यपालिका का शासन चल रहा है। किसका शासन चल रहा है क्लियर नहीं है। मैं सुभाष कश्यप जी से जाके घर में पूछा था, तो बोले कि ये बात अभी तक साफ नहीं हुई है कि शासन किसका है। भाई लोग तो समझता है कि तंत्र का शासन है,
लेकिन लोग ये भी समझता है कि संविधान का शासन है, क्योंकि तंत्र तो कहता है कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो संविधान के मुताबिक काम कर रहा हूं। और संविधान किसके मुताबिक काम कर रहा है, प्रश्न लगा हुआ है ये। तो फिर शासक कौन है हमारा? शासक तंत्र हुआ कि संविधान हुआ कि कौन हुआ शासक? तो कहते हैं कार्यपालिका शासक है। क्लियर नहीं है कहीं भी कि कार्यपालिका, किसको दोष दें हम। ये बहुत गंभीर विषय हैं। वास्तव में भारत का जो संविधान बनाया गया, इसमें संविधान के जो समाज शास्त्र के जानकार थे, संविधान बनाता है समाज शास्त्र, फॉलो करते हैं ये लोग। राजनीति शास्त्र जो है वो संविधान को फॉलो करती है, लेकिन संविधान का की जो मूल बातें हैं वो तो समाज शास्त्र का विषय है। समाज उसमें कहीं शामिल ही नहीं रहा। पश्चिम की किताबें पढ़ करके आए अंबेडकर जी, नेहरू जी और फलाने जी ढिकाने जी, आकर के उसकी एक ठो नकल यहाँ ला करके रख दी। इस संविधान में भारत का क्या है, एक लाइन भी नहीं है। और हमारे संविधान बनाने वाले इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि हमने तो वहां से किताब ली, वहां किताब ली, वहां किताब ली, ये 5-7 किताबें हमने पढ़ी और 5-7 किताबों को मिला जुला करके और एक तो संविधान भारत में रख दिया। ये तो नकल की हुई किताबें हैं। उस समय की परिस्थितियां हो सकती हैं कि भाई तत्काल में क्या किया जाए इतना जल्दी में। आज तो वो परिस्थिति नहीं है। आज हम क्यों नहीं विचार कर सकते हैं कि नहीं, अब हमारा भारत का संविधान समाज शास्त्र का विषय है, तो हम तो अपने भारत की परिस्थितियों को देख करके आगे इसमें इसको बनाएंगे। संविधान संशोधन अभी कहा गया कि परिस्थिति अनुसार बदलाव करता है। तो परिस्थिति किसके सामने आ रही है? लोक के सामने तो नहीं आ रही है, आ तो रही है तंत्र के सामने। तंत्र ने मनमाने संविधान में इतने संशोधन कर दिए। संशोधन क्या कर दिया? बदलाव कर दिया। संविधान में तो ये लिखा हुआ था कि 10 साल तक आरक्षण रहेगा। तो जब संविधान में आपने बदलाव कर दिया तो ये कौन सा संविधान है? उस समय वाला नेहरू जी वाला है कि अंबेडकर वाला है कि आज वाला है, कुछ पता ही नहीं है। संविधान के सब कुछ बदल दिया जा रहा है उसका, और कहा जा रहा है कि हम संशोधन कर रहे हैं। ये कैसा संशोधन है? ये इन मुद्दों पर बैठ करके हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी दिल्ली में, और उसका जो नेतृत्व कर रहे थे उस चर्चा का दिल्ली में, उनमें से कुछ लोग तो भगवान के यहाँ चले गए और कुछ लोग जाने वाले हैं। आगे तो ये चर्चा बढ़ेगी कैसे? क्योंकि अब थोड़ा सा राय साहब की भाई जबान भी बंद हो गई है इस संबंध में। अब बंधन आता है तो आदमी को बोलना तो कम पड़ता है। तो हम लोगों को उम्मीद तो थी थोड़ी सी, सुभाष कश्यप राय साहब थे और कुछ लोग तो चले गए और कुछ, मैं भी अब उसी लाइन में हूं। प्रश्न ये है कि जो चर्चा हम लोगों ने दिल्ली में शुरू की थी वह चर्चा आगे कैसे बढ़ेगी? और अगर हम ही लोगों के साथ, हमारे और राय साहब के साथ ही चर्चा को समाप्त होना है तो फिर शुरू ही काहे को की गई?
कि भाई इस चर्चा को तो आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो कुछ जिम्मा लें लोग। संविधान पर डिस्कशन होना चाहिए। अगर संविधान इसी तरह से रहा, गुलाम रहा संविधान, हमारा संविधान तो सीधा सीधा तंत्र की कैद में है, बंद है, जेल में बंद है, और जेल में बंद करके और उससे वो मनमाना लाभ उठाए जा रहे हैं हमारे तंत्र के लोग। तो इस संबंध में गंभीरता से विचार करिए। भाई मेरा तो एक सुझाव है राय साहब को भी और बाकी लोगों को, अशोक गाड़िया जी, अब राय साहब का चार्ज गाड़िया जी ले, आप लोग लीजिए। मेरा एक सुझाव है इस संबंध में, हाँ मेरा एक सुझाव है कि हम लोग लोकसभा चुनाव के बाद एक 15 दिनों का दिल्ली में एक सम्मेलन करें। 15 दिन चलेगा, 10 घंटे रोज चलेगा। संविधान कोई मामूली विषय नहीं है। हम लोग काहे को सरकार की प्रतीक्षा करें? अगर सरकार ने कोई कमेटी बना भी दी तो जो संविधान है वो इसी तरह का आएगा, कोई बदलाव नहीं होने वाला है उसमें। क्योंकि संविधान सभा जो बननी चाहिए वह लोक की तरफ से बननी चाहिए, तंत्र के तरफ से नहीं। और हम लोग सोचते हैं कि तंत्र एक संविधान सभा बना दे। अटल जी ने बनाई थी, तो जो संविधान सभा में जो लोग थे वो उन लोगों की बातों से सब क्लियर हुआ कि जैसा है उससे कुछ न कुछ और गड़बड़ ही होने वाला है। क्योंकि तंत्र अपने मुताबिक बनाएगा। तंत्र का उद्देश्य क्या है? डिवाइड एंड रूल। जात में बांट दो, धर्म में बांट दो, भाषा में बांट दो, महिला और पुरुष में बांट दो। पहले तो टूट रहा था हम लोगों का समाज, अब तो परिवार भी टूटेंगे। बांट दो महिला पुरुष में। समझ में ही नहीं आया कि ये बांटो और राज्य करो, ये कौन सा सिद्धांत है? भाई एक साम्यवादी दल तो है जो ये कहता है कि वर्ग संघर्ष ही हमारी सत्ता का मूल मंत्र है, लेकिन बाकी लोगों का तो नहीं है ना वर्ग संघर्ष मूल मंत्र। बाकी लोग क्यों इस वर्ग संघर्ष की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तुरंत सवाल उठ रहा है अभी, जाति जनगणना कराओ। एक तरफ कहते हैं कि जातिवाद ठीक है, खत्म होना चाहिए, तो जाति जनगणना कराओ या जो भी। तो मैं इस संबंध में स्पष्ट हूं कि अंग्रेजों ने हम लोगों के पास विदेशी हथकड़ी हाथों में डाल रखी थी। हम लोगों ने स्वदेशी हथकड़ी डाल दी। उस समय विदेशों का, भाई विदेशी शासन था, संविधान विदेश का था। अब हम लोग अपना स्वदेश की गुलामी में आ गए, लेकिन लोक तो गुलाम ही रहा। गंगा जी के लिए तपस्या हुई, मान लीजिए तपस्या करके गंगा जी को लाया गया। गंगा जी वहां से चली और शंकर जी की जटा में उलझ गई, तो ये जो जिनको जिंदा होना था वो तो बेचारे नहीं हुए। तो विदेशों से चली हमारी स्वतंत्रता और संसद में आके उलझ गई, तंत्र के हाथ में उलझ गई, न्यायपालिका कार्यपालिका के हाथ में उलझ गई। हम तो रह गए जस के तस, लोग तो वही रह गया। इन सब पर विचार करने के लिए हम लोग केवल डिस्कशन के लिए नहीं बैठे हैं।
आगे की योजना क्या बननी चाहिए, इस पर भी मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पर भी विचार करिए कि आगे हम लोग संविधान मंथन के कार्य को किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें लोक की भूमिका हो, केवल तंत्र की भूमिका ना हो। ये मोटा मोटा विषय है। मैं अपनी बात को यहीं अभी रोक रहा हूँ।